हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 16 नवंबर के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। सो यहाँ पे कंट्रीज दी हुई हैं और ये कंट्री बेसिकली न्यूज़ में क्यों रही है रिसेंटली, इनका रीज़न दिया हुआ है। सो यहाँ पे हम अगर फर्स्ट पेयर देखें श्रीलंका, सो श्रीलंका बेसिकली न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। श्रीलंका में जो अभी इलेक्शंस थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, तो दैट्स वाई इस वजह से ये अभी न्यूज़ में था। यहाँ पे जो है माउरी प्रोटेस्ट इन द पार्लियामेंट, सो माउरी प्रोटेस्ट इन द पार्लियामेंट ये बेसिकली कहाँ हमें देखने को मिला, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये था न्यूजीलैंड में बेसिकली। सो माउरी प्रोटेस्ट इन द पार्लियामेंट न्यूजीलैंड, सो ये वाला पेयर भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। एंड श्रीलंका का था प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, सो ये दोनों ही पेयर हमारे पास इनकरेक्ट है। यहाँ पे करेक्टली मैच पेयर पूछ रहे हैं हमसे। देन हम अगर बाकू की बात करें, सो ये बाकू जो है बेसिकली डिस्कशंस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, सो डिस्कशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, यहाँ पे ये सेकंड पेयर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट पेयर है। फर्स्ट इनकरेक्ट एंड थर्ड भी इनकरेक्ट है। न्यूजीलैंड था बिकॉज ऑफ माउरी प्रोटेस्ट इन द पार्लियामेंट, श्रीलंका था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सो बाकू की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट फाइनेंस की डिस्कशंस जो है इसलिए न्यूज़ में था। देन फोर्थ पेयर है हमारा ईरान। सो ईरान बेसिकली किस लिए था, ईरान यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लेबनान, ईरान किस वजह से था, कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है अभी इसराइल में, इसराइल और पैलेस्टीन का, तो उसकी वजह से ईरान भी था न्यूज़ में। बट यहाँ पे जो रीज़न दिया है वो क्या है, इनिशिएटेड अ डील टू कन्विंस इसराइल एंड हमास फॉर अ सीज फायर के लिए जो डील इनिशिएट की थी इसराइल को कन्विंस करने के लिए, हमास को कन्विंस करने के लिए, सीज फायर के लिए, तो बेसिकली किस कंट्री ने की थी, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा लेबनान। तो लेबनान ने जो है ये डील जो है इनिशिएट किया था कन्विंस करने के लिए इसराइल को एंड हमास को कि सीज फायर किया जाए। सो यहाँ पे ईरान नहीं होगा, लेबनान होगा। दैट्स वाई फोर्थ पेयर जो हमारा इनकरेक्ट है, थर्ड पेयर भी इनकरेक्ट है। तो हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ सेकंड पेयर जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकू न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ डिस्कशंस ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। दैट्स वाई यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो होगा ओनली वन। यहाँ पे हमसे करेक्टली मैच पूछ रहे हैं, जो करेक्टली मैच जो है सिर्फ एक ही पेयर था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन जो है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ओनली वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। करेक्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। सो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे बेसिकली करेक्ट यहाँ पूछ रहे हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सो स्टेटमेंट वन जो है हमारी, द पर्पस ऑफ द NCQG इज टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंसिंग नीड्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट वन जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो पर्पस है NCQG का बेसिकली क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑफ फाइनेंसिंग नीड्स। यहाँ पे स्टेटमेंट वन जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द NCQG इज पार्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट टू बिल्कुल करेक्ट है। NCQG की अगर हम बात करते हैं तो ये पेरिस एग्रीमेंट का ये बेसिकली पार्ट है पेरिस एग्रीमेंट का। तो यहाँ पे स्टेटमेंट टू जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट वन भी बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट थर्ड की अगर हम बात करें, NCQG नीड्स टू बी रिव्यूड एंड अपडेटेड एवरी ईयर। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो NCQG है बेसिकली हर साल रिव्यू किया जाता है, एवरी ईयर हर साल रिव्यू किया जाता है एंड अपडेट किया जाए। बट इसको रिव्यू एंड अपडेट किया जाता है, बट ये एवरी ईयर नहीं होता, ये होता है एवरी 5 ईयर्स। सो यहाँ पे होगा एवरी 5 ईयर्स, नॉट एवरी ईयर। दैट्स वाई स्टेटमेंट थ्री जो हमारी इनकरेक्ट होगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि NCQG का जो बेसिकली रिव्यू किया जाता है, इसको अपडेट किया जाता है, ये हर 5 साल में किया जाता है, ना कि हर साल किया जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे आंसर जो है स्टेटमेंट थ्री जो होगी यहाँ पे इनकरेक्ट होगी, एनुअली नहीं होता है, ये 5 ईयर्स में होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द बराक रिवर। सो बराक रिवर की अगर हम बात करें तो बराक रिवर बेसिकली पार्ट है किसका, मेघना बेसिन का, मेघना बेसिन का पार्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, बराक रिवर इज अ पार्ट ऑफ द मेघना बेसिन। सेकंड स्टेटमेंट है द बराक रिवर स्प्लिट्स इनटू सूरमा एंड कुशियारा रिवर। सो बेसिकली ये बराक रिवर की अगर हम बात करें तो ये असम से फ्लो होती हुई एंटर करती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जो है ये जब एंटर करती है तो यहाँ पे ये फॉर्म करती है, बेसिकली पार्ट बनती है किसका, मेघना बेसिन का, मेघना बेसिन का पार्ट बनती है। एंड जब हम बराक रिवर की बात करें तो ये जो बांग्लादेश में एंट्री केस ने, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में, दो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं इसकी, बराक रिवर की दो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं, डिवाइड्स इनटू 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ये 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज कौन कौन सी, एक तो है सूरमा एंड है कुशियारा रिवर। सो एक कुशियारा रिवर है एंड एक सूरमा रिवर है, ये बराक रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट टू जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें,
द बराक रिवर फ्लोज थ्रू द मानस नेशनल पार्क। सो मानस नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो मानस नेशनल पार्क कहाँ है? मानस नेशनल पार्क है वेस्टर्न असम में। वेस्टर्न असम में है, नियर द भूटान बॉर्डर। सो भूटान बॉर्डर के पास वेस्टर्न असम में हमें मानस नेशनल पार्क देखने को मिलता है। सो मानस नेशनल पार्क वेस्टर्न असम में है, भूटान के बॉर्डर के पास। बट अगर हम बराक रिवर की बात करते हैं तो बराक रिवर जो है बेसिकली ये कहाँ फ्लो होती है? ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये कचर डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है, जो कि ईस्टर्न साइड में है, या फिर हम कह लें नीचे साउथ ईस्टर्न पार्ट में है असम के। सो कचर रिवर जो है, कचर रिवर कचर जो डिस्ट्रिक्ट है असम का, कचर डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है बराक रिवर, और ये कचर डिस्ट्रिक्ट जो है ये साउथ ईस्टर्न असम में है, या फिर आप कह लें ईस्टर्न असम में है। तो यहाँ पे जो है हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो होगी ये इनकरेक्ट होगी। ये मानस नेशनल पार्क से के आसपास भी नहीं है, ये बहुत दूर है मानस नेशनल पार्क से। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है द सिक्किम स्टेट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द बराक रिवर बेसिन। बराक रिवर बेसिन की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसमें कौन कौन से आते हैं? ये पूरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं। और कौन कौन से स्टेट्स आते हैं अगर हम बात करें इसकी? बराक रिवर बेसिन की अगर हम बात करें तो इसमें जो पूरा बेसिन है इसमें कौन कौन से स्टेट कवर होते हैं? मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। बट इसमें सिक्किम नहीं आता, सिक्किम काफ़ी दूर है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट 4 जो होगी यहाँ पे ये भी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एंड थर्ड जो है ये भी इनकरेक्ट है। हमारे पास जो करेक्ट है वो है 1 एंड 2। बराक रिवर मेघना बेसिन का पार्ट है, और मेघना बेसिन बेसिकली का है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब एंट्री करती है बराक रिवर, जब एंटर होती है बांग्लादेश में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसकी 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज है, कौन कौन से? एक सुरमा रिवर है, एक कुशियारा रिवर है। तो यहाँ पे 1 एंड 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे 3 एंड 4 गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे हैं तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ओनली 2। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 30 की अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30, तो यहाँ पे आर्टिकल 30 मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ ही, बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 30 को। So Article 30 of the Indian Constitution deal with the right to establish and administer educational institutions. So यहाँ पे statement 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, और बेसिकली ये जो राइट है एस्टैब्लिश करने का एंड एडमिनिस्टर करने का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अंडर आर्टिकल 30, ये किसके लिए है? ये लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए है, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है द पावर टू डिसाइड वेदर एन इंस्टीट्यूशन इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन लाइज विद द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़। तो यहाँ कह रहे हैं जो पावर है ये डिसाइड करने की कोई भी इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, ये बेसिकली ये किसकी पावर है? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की। बट ऐसा नहीं है, ये किसकी पावर होती है? ये पावर होती है सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स की। सो ये जुडिशरी की पावर है, जुडिशरी की पावर है, ना कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ की। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है द लैंडमार्क केस TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इज एसोसिएटेड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 30। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। आर्टिकल 30 जो है बहुत न्यूज़ में, तो इससे रिलेटेड जो केसेस रहे हैं वो आपको जहन में होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि लैंडमार्क केस जो है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये किससे एसोसिएट करता है? मैच द फॉलोइंग में भी दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे अभी ये केस हो गया TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये किससे एसोसिएट करता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 30। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है ये हमारी इनकरेक्ट। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं, तो करेक्ट जो होगा ओनली 2 होगा, ओनली 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर B. The next question is which of the following voting system aims to ensure that the percentage of seats won by a party is closely equivalent to the percentage of the votes it receives। तो ये बेसिकली ये कहाँ होता है कि वोटिंग सिस्टम एम्स टू इंश्योर दैट परसेंटेज ऑफ सीट्स वॉन बाय अ पार्टी, कि कितनी परसेंटेज जो है कोई भी पार्टी वॉन कर रही है वो बेसिकली किसके इक्वल होना चाहिए? परसेंटेज ऑफ वोट्स इट रिसीव्स, मतलब कि 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 50% से ज़्यादा होनी चाहिए सीट्स। तो ऐसा कौन सी इसमें होता है? ऐसा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यहाँ पे ए जो है ये राइट आंसर है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो है हमारा प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होते हैं। बट जो हमारा लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, ये वाले इलेक्शन जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, जो जिनकी मेजॉरिटी में सीट्स है उसकी पार्टी बन जाती है, उसकी पार्टी जीत जाती है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ये नहीं है कि 50% आपको लाने ही है। अगर आपके पास 100 सीट्स हैं तो आपको 50 सीट्स प्लस 151 सीट्स आपके पास होनी चाहिए, 50 + 1 आपके पास होनी ही चाहिए। तो ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, ना कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट है अगर हमारे पास जो कि हमारा लोकसभा एंड राज्यसभा का इलेक्शन, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है और
हमारा जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं ये किसके थ्रू होते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब जैसे कि यहाँ पे 100 सीट्स हैं, अब 100 सीट्स में किसी की 20 आई, किसी की 15 आई, किसी की 35 आई सीट्स, एंड एक पार्टी की यहाँ पे 30 सीट्स आ गई, तो ये टोटल 100 सीट्स हो गई। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी, यहाँ पे 35 सीट्स जो है ये मेजॉरिटी में है, तो इनकी क्या होगी, 35 सीट जिस पार्टी की होगी उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है इन चारों पार्टी में से सबसे ज़्यादा वोट किसको मिल रहे हैं, पार्टी सी को मिले हैं। सो ये जो ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये क्या है 35, ये 50% से ज़्यादा नहीं है, 50+1 नहीं है, फिर भी क्या होती है कि ये मेजॉरिटी में है तो इनकी पार्टी बन जाएगी। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे जो 50% +1 जो है वो चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन व्हेन अ brokerage firm gives a country an overweight rating in foreign institutional investment। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा द ब्रोकरेज फर्म्स एडवाइजेस एलोकेटिंग मोर इन्वेस्टमेंट टू दैट कंट्री कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क वेट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो होगी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और पीएम किसान स्कीम। सो पीएम किसान स्कीम से रिलेटेड अगर हम बात करें तो पीएम किसान स्कीम में पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। सो पीएम किसान स्कीम यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, द स्कीम प्रोवाइड्स एन annual income support of 6,000 to all land holding farmer families in India paid in 3 equal installments। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये स्कीम जो है बेसिकली ये एनुअल इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज हैं इंडिया में, और कितना 6,000 का बेसिकली, और ये 6,000 जो है ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है टेनेंट फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स आर एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये इनकरेक्ट होगा बिकॉज टेनेंट फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। सो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है एग्रीकल्चरल फार्मर्स एंड टेनेंट फार्मर्स। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड टेनेंट फार्मर्स जो है ये पीएम किसान स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। नॉट एलिजिबल होता तब ये राइट स्टेटमेंट होती। अभी यहाँ पे कहना है कि एलिजिबल है, बट ये एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। दैट्स वाई स्टेटमेंट हमारी जो होगी सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द स्कीम इज फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि पीएम किसान स्कीम जो है ये बेसिकली फुली फंडेड, इसको फुली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट की, फुल फंड जो होगा वो किसकी तरफ से होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो स्टेटमेंट 1 एंड 3 जो है हमारी करेक्ट है। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं तो 1 एंड 3 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द CAG ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो CAG की अगर हम बात करें, CAG is appointed by the President of India and can only be removed through the same process as a Supreme Court judge। तो यहाँ पे स्टेटमेट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। CAG को अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और CAG को रिमूव जो कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस मेथड से कर सकते हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का है वही सेम प्रोसेस जो अप्लाई होता है वो CAG की रिमूवल के लिए भी होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है The CAG audits the accounts of both central and state governments। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है ये कि CAG ऑडिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एंड स्टेट गवर्नमेंट के दोनों ही के अकाउंट्स को, एज वेल एज गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे स्टेट में और जो है गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन को भी ऑडिट करते हैं, इनके अकाउंट्स पे ऑडिट करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द CAG। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पावर्स मेंशन है, पावर्स और ड्यूटीज एंड पावर्स जो मेंशन है CAG की, ये है आर्टिकल 148 में। बट पावर्स एंड ड्यूटीज की अगर हम बात करें तो ये कहाँ मेंशन है, ये है आर्टिकल 149 में मेंशन। आर्टिकल 149 में पावर्स एंड ड्यूटीज मेंशन है CAG की, ना कि आर्टिकल 148 में। दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है, हमसे यहाँ नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। सो नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं तो आंसर होगा ओनली 3। सो ओनली 3 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा, हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे फिर क्या कह रहे हैं, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी। सो पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी से रिलेटेड यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, तो हमें उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि सही कौन सी है। तो यहाँ पे पहले सही स्टेटमेंट्स देखते हैं।
देखते हैं इसमें से कौन सी गलत है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन जुडिशियल कस्टडी द एक्यूज्ड इज केप्ट इन अ जेल अंडर द supervision of the judiciary, while in police custody the accused is held at a पुलिस स्टेशन और लॉकअप अंडर पुलिस कंट्रोल। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है कि जुडिशियल कस्टडी में जो एक्यूज होता है वो जेल में होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ द जुडिशरी के सुपरविजन में। और पुलिस कस्टडी में क्या होता है, पुलिस कस्टडी में जो एक्यूज होता है वो पुलिस स्टेशन में होता है या फिर लॉकअप में होता है पुलिस के कंट्रोल में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, जुडिशियल पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी से रिलेटेड। सेकंड स्टेटमेंट है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पे, इन पुलिस कस्टडी इंटेरोगेशन इज अलाउड, पुलिस कस्टडी में इंटेरोगेशन अलाउ होता है, बिल्कुल अलाउ होता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है, वेयर एज इन जुडिशियल कस्टडी इंटेरोगेशन रिक्वायर्स कोर्ट परमिशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम पुलिस कस्टडी की बात करें तो पुलिस कस्टडी में पुलिस वालों को ये अलाउ होता है कि वो इंटेरोगेट कर सकें एक्यूज्ड को, बट अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है, कोई भी एक्यूज पर्सन जो है वो अगर जुडिशियल कस्टडी में है तो उससे इंटेरोगेशन के लिए जो है पुलिस वालों को कोर्ट की परमिशन लेनी होती है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी से रिलेटेड। सो दैट्स वाई ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड स्टेटमेंट है, जुडिशियल कस्टडी कैन लास्ट अप टू 15 days, whereas पुलिस कस्टडी कैन नॉट एक्सीड 60 days। सो यहाँ पे अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पुलिस कस्टडी कैन नॉट एक्सीड 15 days। तो यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी नहीं होगा, यहाँ पे होगा पुलिस कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी जो है 15 दिन तक होती है, 15 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। पुलिस कस्टडी कैन लास्ट अप टू 15 days, वेयरएज अगर हम जुडिशियल कस्टडी की बात करते हैं तो ये एक्सटेंड हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड हो सकती है 90 days तक। 90 days तक सीरियस ऑफेंसेस के लिए हो सकती है 90 days तक, और अगर कोई लेसर ऑफेंस है तो उसके लिए 60 days तक। जुडिशियल कस्टडी 60 days तक अगर लेसर ऑफेंस है, और अगर बहुत सीरियस ऑफेंस है तो उसके लिए 90 days तक जा सकती है। और ये जुडिशियल कस्टडी नहीं होगा, यहाँ पे पुलिस कस्टडी होगा, लास्ट अप टू 15 days, वेयरएज यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी होगा। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट 3 जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, और हमारा आंसर भी ऑप्शन नंबर सी जो है स्टेटमेंट सी यही होगा, बिकॉज हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहे थे। तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे लास्ट भी देख लेते हैं स्टेटमेंट कि इन बोथ टाइप्स ऑफ कस्टडी द एक्यूज्ड हैज द राइट टू लीगल काउंसिल एंड बेल एज पर लीगल प्रोविजन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट डी जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों ही टाइप्स की कस्टडी में जो है एक्यूज्ड को ये राइट होता है कि वो लीगली, जैसे जो लीगल प्रोविजन है बेल का वो उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल करेक्ट है, और ए और बी भी बिल्कुल करेक्ट है, डी भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहे थे, इनकरेक्ट कौन सा है यहाँ पे, इनकरेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जुडिशियल कस्टडी नहीं होगा। यहाँ पे पुलिस कस्टडी कैन लास्ट अप टू 15 days, वेयरएज यहाँ पे होगा जुडिशियल कस्टडी कैन नॉट एक्सीड। तो यहाँ पे कैन नॉट भी है, तो ऐसा नहीं है, 90 days तक जुडिशियल कस्टडी जा सकती है सीरियस ऑफेंस में, एंड लेसर ऑफेंस में 60 days तक। दैट्स वाई स्टेटमेंट सी जो है हमारी इनकरेक्ट है, और हमारा आंसर जो होगा ये भी होगा ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statements about the European Union's carbon border adjustment mechanism। So carbon border adjustment mechanism की बात करें तो बेसिकली ये किसके लिए, ये है यूरोपियन यूनियन के लिए। सो ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अक्टूबर में, यहाँ पे हमसे पूछा था कि बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस कंट्री से रिलेट करता है, तो यूरोप से रिलेट करता है, यूरोपियन यूनियन। सो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब इससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे, CBAM applies to all imports into the EU, including agricultural and technological goods, regardless of their carbon footprint। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑल इम्पोर्ट्स इनटू द, जो CBAM अप्लाई है वो बेसिकली ऑल इम्पोर्ट्स पे है अप्लाई होता है, बट ऐसा नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ये सारे जो इम्पोर्ट्स पे वो अप्लाई नहीं होता है। सेकंड चीज़ कह रहे हैं कि इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल गुड्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कार्बन प्रिंट, बट यहाँ पे अभी जो है एग्रीकल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल गुड्स जो है इसमें इंक्लूड नहीं है, बिकॉज अभी जो है इनिशियल फेज की अगर हम बात करते हैं तो अभी क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड है, इसमें बेसिकली स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, एंड इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो ये 5 चीज़ अभी इंक्लूड है इनिशियल फेज में। CBAM के अंडर जो है अभी 5 चीज़ जो है वो इंक्लूड है। ये 5 चीज़ें कौन कौन सी है, सीमेंट, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। एक तो ये सारे के सारे इंपोर्ट्स पे अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे लिखा है ऑल इंपोर्ट, एंड फिर लिखा है एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी गुड्स में भी इंक्लूड है, बट ऐसा नहीं है, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल गुड्स इंक्लूड नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें
revenues generated through CBAM are earmarked to fund climate adaptation and mitigation projects globally. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि CBAM से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, वो क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन के लिए यूज़ किया जाएगा प्रोजेक्ट्स के लिए ग्लोबली. बट ऐसा नहीं है, ये जो है इंक्लूड किया जाएगा ये रेवेन्यू किसमें, जो ब्रॉडर बजट होता है यूरोपियन यूनियन का, ये उसमें इंक्लूड किया जाएगा, ना कि क्लाइमेट एंड मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारा इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 भी हमारी इनकरेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट है the mechanisms will initially cover sectors such as steel, cement, aluminium, fertilizers and electricity. So यहाँ पे ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि इनिशियल फेज में ये सेक्टर्स जो ये इंक्लूड है, 5 सेक्टर्स हैं, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा. आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी. चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.